नमस्कार। कृषि जागरण के सभी दर्शकों को विपिन सैनी का बायोलॉजिकल एग्री सॉल्यूशंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, गुड मॉर्निंग, स्वागतम। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कृषि जागरण वालों का, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया अपने कुछ बातें रूबरू करने का आप लोगों के साथ। मुझे आज जो टॉपिक दिया गया है वो सर्कुलर इकोनॉमी एंड इंडियन एग्रीकल्चर है, और मैं बताना चाहूँगा बहुत कम लोग शायद समझेंगे कि ये सर्कुलर इकोनॉमी है क्या। मेरा आज का जो ये विषय है, ये मैं अपने आप को बहुत ही सिंपल रखूँगा, और ये बेसिकली किसानों के लिए है। और अंग्रेजी में मेरे ख्याल से कृषि जागरण वाले एग्रीकल्चर वर्ल्ड के थ्रू अंग्रेजी में प्रसारण करेंगे अनदर लाइव शो, जो कि शायद थर्सडे को 4:30 बजे होगा। डिटेल्स आपको कृषि जागरण वाले दे देंगे। तो कीपिंग इन व्यू, मेरे ये जो विचार है ये बेसिकली फार्मिंग कम्युनिटी के ऊपर है, सर्कुलर इकोनॉमी के तहत। अब ये सर्कुलर इकोनॉमी है क्या? अब आप ये देखिएगा कि सर्कुलर इकोनॉमी वो है जो कि मिनिमाइज्ड इनपुट्स, कम से कम इनपुट या नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम कम से कम वेस्ट जनरेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार प्रोड्यूस करें, और उस पैदावार को लंबी टाइम तक उसको इस्तेमाल कर सकें। इन अ नटशेल ये सर्कुलर है। आजकल अभी जो हम कर रहे हैं वो लीनियर इकोनॉमी है, वो है बनाओ, इस्तेमाल करो और फेंक दो। अब ज़माना नहीं है। अब हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बरकरार रखना है, उसको रीयूज़ करना है, और इसीलिए हम लोगों ने आज का विषय जो है सर्कुलर इकोनॉमी एग्रीकल्चर के तहत किया है। अब ये इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप देखें तो 3 प्रिंसिपल्स वो हैं कि मिनिमाइज इनपुट्स, वेस्ट और पोल्यूशन। अब एग्रीकल्चर के तहत अगर इस चीज़ को मैं करूं, या मैं दूसरी तरफ से अगर लूं, बहुत ही सिंपल कि 3 आर का प्रिंसिपल होता है। वो है रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज एंड रिसाइकल। तो रिड्यूस का मतलब क्या हुआ कि जिस टाइम हम खेती करें या जिस टाइम हम डेयरी का करें, पोल्ट्री का करें, तो कम से कम इनपुट्स के तहत हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उस पैदावार को जिस टाइम उसका जो वो फल बने या कोई ग्रेन्स बने या दूध निकले या पोल्ट्री से अंडे निकले, मीट निकले, या फिशरीज का हम करें, तो उसका जो प्रोडक्ट यूज़ है उसको हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकें और जिससे वेस्ट कम से कम जनरेट हो। अब अगर हम खेती अपना पौधों के पैदावार के बारे में बात करें, तो सबसे पहले कई चीज़ें हैं कि खेत की जैसे तैयारी करनी है, तो खेत की तैयारी में मिनिमम इनपुट्स कैसे होने चाहिए। हम लोग कई बार अंधाधुंध उसमें फर्टिलाइज़र या कीटनाशक डाल देते हैं पहले या बाद में। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखने का है कि जिस टाइम प्लॉइंग की पहले आप अपना ये देखें कि जो सॉइल है वो किसी चीज़ में डेफिशिएंट है। जैसे आजकल सॉइल हेल्थ कार्ड्स के ऊपर चर्चा चल रही है और काफ़ी गवर्नमेंट कर रही है किसानों के लिए, तो उससे ये पता चल जाता है कि कौन से मिनरल्स आपके ज़मीन में किस चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ आपने डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है। तो उतनी डाल के भी कम से कम जितना भी रिकमेंडेड है, रैदर देन कि हम अपने तौर से उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डालें इस उम्मीद में कि हम ज़्यादा इनपुट डालेंगे तो ज़्यादा पैदावार होगी। ऐसा नहीं होता। सिमिलरली जिस टाइम कीटनाशक का करते हैं तो हम कहते हैं कि जिस टाइम कीट आए उस टाइम करें। पूरे साइकिल में शायद 2 या 3 बार करना है, लेकिन हम आउट ऑफ अपने डर के हिसाब से उसको देखते हैं कि नहीं अभी भी नहीं मरा, चल दोबारा फिर कर दो। तो ऐसा नहीं। अब जैसे सरकार ने किया है कि सीड ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी चीज़ है। काफ़ी लंबे समय तक इनपुट्स जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स कोई भी हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, उसका पूरा का पूरा जो फ़ायदा है समय पे करें। सीड ट्रीटमेंट उसको थोड़ा सा डिले कर देता है,
अगर आप केस लें कि बीटी कॉटन आया था, तो बीटी कॉटन ने वो सुंडी को कंट्रोल करने का बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन दूसरी तरफ जो छोटे छोटे जो अन्य जो कीड़े थे जिसका ज़्यादा इकोनॉमिकल वो नहीं था, कोई आई मीन हार्म था, वो होना शुरू हो गया। सेकेंडरी पेस्ट वाइट फ्लाई एकदम से ब्लूम अप हो गया। स्टार्टेड वेंटिंग ऑन टू अपने नज़दीक के खेतों में जहाँ पे बाग लगे हुए थे किन्नू के, वहाँ से वाइट फ्लाई उठ के कॉटन में आ गया और मल्टीपल क्रॉप्स में आना शुरू हो गया, चारों दिशाओं से आना शुरू हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सिर्फ हमें ये देखना है कि हम कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे कर सकें। अब चोना है या गेहूँ है, पैडी है, तो उसमें हम पानी में काफ़ी दिन तक रखते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सीडेड राइस में जा सके या कोई ऐसा कोई वैरायटी आ सके, सरकार या हमारे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ऐसी कोई वैरायटी दे सके जिसमें कम पानी का इस्तेमाल हो, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर आ गया आपका कि, और ये पूरा साइकिल है, ये तो सिर्फ मैंने खेत की पैदावार कैसे की है उसमें कर सकते हैं। ऐसे डेयरी में है, हमने फॉडर का किया, फॉडर से अपने डेयरी के पशुओं को दिया खाने का, दूध निकला, दूध से फिर उसको कैसे आगे उसके पैदावार उसको कैसे और तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकें, पनीर बन सके, मक्खन बन सके या दही बन सके। और फिर उसका जो वेस्ट है, जो आई मीन जो एक्सक्रीटा है, जो गोबर है जो भैंस का या गाय का निकलता है, फिर उसको हम जैविक तरीके से कैसे अपने खेतों में यूज़ करें। तो ये सब एक विशेष साइकिल है कि एक नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे रीयूज़ किया जाए, कैसे रीइन्वेंट किया जाए, और कैसे जो एंड प्रोडक्ट है उसकी लॉन्गेजिविटी, उसका जो लाइफ साइकिल है उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो अब ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं? वो इसलिए क्योंकि इस टाइम क्लाइमेट चेंज का बहुत ही असर हो रहा है हम लोगों पे। हम लोग आए दिन देख रहे हैं कि कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं ड्रॉट है, कहीं पे टेम्परेचर्स इतने सोअर अप करते हैं कि पौधे मरे जा रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ों के बावजूद भी अगर हम ये देख सकें कि प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है, एक हमारा सिस्टम, फार्मिंग कम्युनिटी का जो लाइफ साइकिल है, उसको हम रिजुवनेट कर सकें। जैसे मच्छी पालन में लोग वाग मच्छी फ्रेश भी खाते हैं, फिर उसको सुखाया भी जाता है, फिर उसको सुखा के पोल्ट्री फीड में भी यूज़ होता है। ऐसे ही अन्य पदार्थ जैसे अपने गाय और भैंस का जो एक्सक्रीटा है, गोबर है, ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। दूध को हम सुखा सकते हैं, पाउडर मिल्क बना सकते हैं। तो उसकी लॉन्गेविटी कैसी रहेगी? अब कीटनाशक जिस टाइम हम इस्तेमाल करते हैं, तो आप सबको पता है कि कीटनाशक पैकिंग आती है, प्लास्टिक की पैकिंग आती है, पाउचेस आते हैं। तो क्या वो प्लास्टिक की पैकिंग है, वो पाउचेस क्या रीयूज़ हो सकते हैं? क्या कंपनी वाले उसको दोबारा अपनी तरफ से ले के उसको दोबारा रीयूज़ करें? कहने का बहुत आसान है कि कंपनी वाले कर सकते हैं, लेकिन सरकार ऐसे करना नहीं देती, क्योंकि जितने कीटनाशक के पैकिंग है वो एक हैज़र्डस, बहुत ही जहरीला पैकेजिंग का मटेरियल माना जाता है, जो कि उसको इस्तेमाल करने के बाद किसी भी लायक नहीं समझा जाता। इस सोच को बदलना होगा, इस सोच को एक पॉलिसी मेकर्स के साथ लेना पड़ेगा। लेकिन ये है कि जो अपने जो फार्मर्स हैं वो अपने तरीके से क्या कर सकते हैं, हम अभी उसी पे करेंगे। सही बीज लेना, अब हर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपना अपना रिकमेंडेशंस देती हैं, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बीज हैं वो जो कंपनियां जो बनाती हैं वो भी रेगुलेट होती हैं, और उसका प्रॉपर एक रिकमेंडेशन आता है कि ये जो बीज का वैरायटी है ये इस स्टेट में इस्तेमाल किया जा सकता है, सिर्फ उसी स्टेट में ही वो इस्तेमाल किया जाएगा। फिर फर्दर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उस पर अपनी रिकमेंडेशंस देती हैं। कुछ बीज ऐसे हैं जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट है, सूखे को बर्दाश्त कर सकते हैं। कुछ बीज ऐसे हैं जो फ्लड को ज़्यादा देर पानी में भी रहें तो भी। मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता, मैं कुछ साल क्या शायद 10 साल पहले पटना गया हुआ था, और वहाँ पे मैं
अपने एक मित्र के लेबॉर्ट्री में गया हुआ था, तो उसने बताया कि लेबॉर्ट्री के पीछे कुछ खेत हैं, कहते हैं विपिन वहाँ पे गोभी, फुल गोभी उगाई जाती है, और जैसे हम सब जाते हैं बिहार में अक्सर बाढ़ आती है, तो कहते हैं वो फूल गोभी, कहता है उसने कहा, कहता है आप मजाक मत समझना, वो फूल गोभी अगर पानी में हफ्ता भर भी रहे डूबी हुई, वो फिर भी नहीं मरती। तो ये ऐसे जो टेक्निक्स है ना, हमें अपने आप को बदलना होगा। हमें और कुछ नहीं करना, हमें टेक्नोलॉजी और बायोसाइकिल्स को और बायोलॉजिकल मेथड्स को, इनको जोड़ के इनका सदुपयोग करना होगा। इनको हमें अपने तौर तरीके पे भी इन्वेंट करना पड़ेगा, इनोवेट करना पड़ेगा कि अगर मैं थोड़ा सा ये करूं, ये ऐसे टेक्नोलॉजी को ऐसे इस्तेमाल करूं, तो उससे मेरे के एनवायरनमेंट पे भी कम असर आएगा। तो सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो बेसिकली स्टार्ट से लेके अंत तक, प्रोडक्ट साइकिल के अंत तक, उसके पैकिंग का, इवन प्रोडक्ट के भी अंत तक, उसको कैसे दोबारा रीयूज़ किया जाए। आजकल सरकार बहुत कहती है कि आप घर में जो फल सब्जियों के छिलके वगैरह हैं उसको आप वैसे कूड़ेदान में ना फेंके, अपना बगीचे में या बाहर लॉन में कहीं गड्ढा खोद के उसमें डालें, जैविक खाद बनाएं। अब ये सब काम अगर आप सोचें और देखें तो ये सब काम हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन तब हम जूझते थे अपने फूड प्रोडक्शन के लिए। तब हम लोग बाहर के देशों के अपने हाथ बढ़ाते थे कि हमें भैया कुछ खाने को दे दो, हमारे अनाज दे दो। हमें अनाज कई जगह से आया है, लेकिन अब ये स्थिति है, ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के दशक से जब ये शुरू हुआ कि अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम अपने पैदावार को बढ़ा सके। हमने फूड सिक्योरिटी भी अचीव किया, और अब हम फूड सेफ्टी की बात करते हैं। हम अब फूड सिक्योरिटी की बात नहीं करते, हम फूड सेफ्टी की बात करते हैं कि अच्छा खाना मिल सके, पौष्टिक खाना मिल सके हम सबको। लेकिन ये कैसे, ये मुमकिन कैसे हुआ? ये टेक्नोलॉजी का लेके हुआ। अब उस टेक्नोलॉजी में जैविक कम और केमिकल रसायनों का ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा, और आज के दिन में हमें पता चलता है कि हमने अपने ज़मीन को कितना अब्यूज़ किया है, कितना उसका गलत इस्तेमाल किया है, कितना उसको हार्म पहुंचाया है एनवायरनमेंट को लेके। और अब ये पेंडेमिक जो, ये कोरोना वायरस जो फैला है, ये इसने, मैं कहता हूँ कि इसने शायद हमें अब ये सोचने में मजबूर कर दिया कि नहीं, और भी तरीके हमें देखने पड़ेंगे। और भी तरीके में फूड सिक्योरिटी दोबारा आ गया। वो कैसे दोबारा आ गया कि एक सरकार स्टेटमेंट देती है कि हमारे पास दिसंबर तक का अनाज है, हम पूरे देश को खिला सकते हैं। दूसरी तरफ रबी सीजन की जो गेहूं की कटाई थी वो इस दौरान होनी थी। वर्कर्स नहीं थे, वर्कर्स अपने अपने गांव चले गए। लेकिन जब वो कटाई होके मंडी में भी आई तो वो मंडियों में खुले में पड़े थे। अब इसमें आप देखिएगा कि एक तरफ हम लोग ऐसे सिचुएशन में अब आ गए कि देश को कभी भी फूड सिक्योरिटी की एक्चुअली ज़रूरत फर्दर पहुंच सकती है, और हमें ये सोचने में मजबूर कर दिया है कि अभी भी हमारे पास फूड सिक्योरिटी का उस लेवल तक का इंतज़ाम नहीं है, हमें उसको बढ़ाना होगा। मुझे अच्छा लगा जिस टाइम पता चला कि पंजाब ने अपना 30-40% जो ग्रेन का जो स्टोरेज था सारे देश में बांटा। परफेक्ट। लेकिन उस दौरान अगर आप देखें तो इसेंशियल कमोडिटीज का मूवमेंट जरूर था, लेकिन कितना डिस्टेंस होता है। अरे यही अगर हर राज्य अपने राज्य में ये कर ले कि मेरी राज्य में इतनी पॉपुलेशन है, मुझे इतना अपना हिसाब किताब चाहिए स्टोरेज फूड का, और हमें अपने किसानों को ये मदद करनी चाहिए, उनको जहाँ इधर उधर ना जाना पड़े। अगर आपको पता है कि गेहूं की कटाई के समय पे बारिश आती ही आती है, और ये पता है पीछे कई सालों से और कई दशकों से हमें पता है ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अगर आपको पता है तो आपने उसका क्या किया? अभी भी मंडियां खुली हैं, कोई उसका शेल्टर नहीं है कि वो किसान वहां जाके कर सके। अगर बारिश वगैरह हो भी तो कम से कम नुकसान हो उसको, नहीं पर नहीं,
दूसरी बात ये है, मुझे अभी किसी दोस्त से पता चला कि भाई किसी जो ये रिलीजियस फैक्शंस होते हैं, उन्होंने अपने जो ये शेड वगैरह होते हैं वहाँ पे किसानों का, उन्होंने वहाँ पे गेहूं वगैरह रखने की इजाज़त दी उनको कि वहाँ पे वो सेफ पड़ा रहे। ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, ये अकेला हम नहीं, ये सरकार के साथ हम लोगों को मिलके ये सब करना पड़ना है, और जो जहाँ जो कर सकता है उसको वो करना चाहिए। तो अब जो है, जो ये सर्कुलर इकोनॉमी का एक और बड़ा फेमस है कि आप लोकली कमर्शलाइज करें, अपने राज्य में उसको खपत करें, उसमें स्टोर करें, उसको प्रोसेस करें, जिससे ना करके कि एक तो आपको ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी बचेगी, समय भी बचेगा। दूसरा ये कि आपके अपने ज़िला, आपका अपना राज्य भी तरक्की करेगा। ये है सर्कुलर इकोनॉमी, जहाँ पे हम लोग जितने रिसोर्सेज को कम से कम इस्तेमाल करें उतना ही हम लोगों के लिए बेहतर है। और अब तो ये भी ज़ाहिर हो गया कि हर स्टेट्स में कहीं कहीं डेफिसिट्स हैं फूड सिक्योरिटी के। जैसे मैंने कहा, पंजाब से 30-40% जो फूड ग्रेन स्टोरेज जो उन्होंने किया है, उन्होंने बाकी सारे देश में दिया है। ऐसे और राज्यों ने भी बहुत चीज़ें की होंगी, लेकिन उसको कैसे फर्दर देखा जाए। अब एक्सपोर्ट्स, हम एग्रो कमोडिटीज़ का बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन वो एक्सपोर्ट कम से कम मटेरियल में, कम से कम इनपुट्स में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें और टाइमली एक्सपोर्ट करें, तो टाइमली एक्सपोर्ट कैसे होगा? स्टेट या तो इस लायक हो कि वो अपना इमीडिएटली उसको एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ दे सके, या उसका इतना हो कि वो पड़ोस के राज्यों में जहाँ पे वो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ से उसको एक्सपोर्ट करने की क्षमता रखता हो। स्पेशली ये चीज़ें हमें पेरिशेबल आइटम्स में होता है। तो ये जो है ना, ये जो एक साइकिल है, ये हमें मजबूर करता है, ये दोबारा मैं कहूँगा मजबूर कर रहा है सोचने के लिए कि आज अभी हमने क्या गलत किया, अभी हम क्या गलत कर रहे हैं। हमने तरक्की बहुत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने देश को तरक्की कराई, हमने अपना नाम कराया, अब ग्रेन्स का सबसे ज़्यादा पैदावार कर रहे हैं कम, लेकिन कभी हमने सोचा है कि अभी भी हम लोग ये कहते हैं कि हमारी जितनी पैदावार यूएस में होता है, यूरोप में होता है, वो हम लोग नहीं कर पाते। उसकी कई वजह हैं। एक वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अमेरिका जैसे देशों में अगर आप देखें तो सूरज लंबे समय तक रहता है। अगर वहाँ पे कभी रात को अगर खाना खाना हो तो 8-9 बजे अभी भी दिन निकला होता है। इंटेंसिटी सन की कम होती है, हमारे यहाँ इंटेंसिटी सन की बहुत तेज है। पर हमें ये भी एडवांटेज है कि हिंदुस्तान हमारा इतना बड़ा है कि डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है। दुनिया का कोई कोने का फार्मिंग जो होती हो वो हम अपने देश में कर सकते हैं, और हमें फ़ख्र है इस चीज़ का। लेकिन कहाँ गलत है? हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी कमी है। फिर भी अभी हम कहते हैं कि भाई सरकार फार्मर्स के लिए कुछ कर नहीं रही, फार्मर्स को बड़ा तकलीफ़ हो रही है। बचपन में जो मैंने देखा तो फार्मर्स यूज्ड टू बी क्वाइट सेल्फ सफिशिएंट, उनको कोई बाहर की चीज़ें चाहिए नहीं थी। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन की तरफ से और मॉडर्नाइजेशन के तहत अब फार्मर्स भी चाहते हैं कि हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें, क्यों ना गुजारें, उनको पूरा हक है। लेकिन हक किनको है? क्या वो हक सिर्फ प्रोग्रेसिव फार्मर्स तक की सीमित है? नहीं। स्मॉल फार्मर्स जो हैं दे अकाउंट फॉर 70% ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी, जो कि फूड प्रोड्यूस करती है देश के लिए। वो जो मेन प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो तो दे आर मिंटिंग मनी फॉर देमसेल्व्स, लेकिन जो देश को असली जो खिला रहा है वो स्मॉल फार्मर्स है, एंड हैट्स ऑफ टू देम। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ स्मॉल फार्मर्स का। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, मेरे यहाँ अभी लोकल मंडी लगती है, लोकल के आसपास के गाँव से
और शहर के बाहर जो खेती होती है वहाँ से लोग वहाँ फ्रेश सब्जियाँ लेके आते हैं, वो लोग हमें वैरायटी देते हैं। टेक्नोलॉजी के नाम पे फिर मैं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी और बायोलॉजिकल साइकिल्स को मर्ज करना है। टेक्नोलॉजी के नाम पे हमने प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन कर दिया। हम आजकल वर्टिकल फार्मिंग की बड़ी बात करते हैं। हम कहते हैं कि जी हमने वो कुछ हरी वेजिटेबल्स लगाई हैं और इतना पैदावार हम कर सकते हैं सब कुछ। हिंदुस्तान हमें याद रखना होगा, हिंदुस्तान एक ग्रेन ईटिंग कम्युनिटी है। हमें यहाँ चावल या गेहूँ चाहिए। हमें पत्तेदार सब्जियां अकेली खा के हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्राइमरीली वेजिटेरियन भी हैं। बाहर के देशों में देखते हैं थोड़ा सा मीट लिया, थोड़ा सा हरी सब्जियां लिया और पौष्टिक आहार हो गया। हमारे यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, हम लोग दालों पे भी ज़्यादा निर्भर हैं। दाल इज़ अ वेरी पौष्टिक थिंग। अब कमिंग बैक अगेन कि हम कहाँ गलत हैं। मैं एक अध्ययन कर रहा हूँ आजकल, और मैं 1947 से लेके 1950 के जो रिफॉर्म्स हैं जो सरकार ने आइडेंटिफाई किए, उनको कैसे ठीक करना है, वो रिफॉर्म्स मैं देख रहा हूँ वो आज भी हैं। वो आज भी हम वहीं पे अटके हुए हैं। हमने थोड़ी सी टेक्नोलॉजी करके अपने आप को उस स्तर पे ले आए हैं अगेन, कि जहाँ फूड सिक्योरिटी हम कर सकें। अब हम नाउ वी थिंक ऑफ फूड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी, लेकिन अभी भी हम कहीं ना कहीं बिछड़ रहे हैं। और ये सर्कुलर इकोनॉमी में एक और बहुत ख़ास है कि हमें पुरानी चीज़ों को रीविज़िट करना चाहिए। अपनी पुरानी आदतों को रीविज़िट करके ही हम इस चीज़ को दोबारा से देख सकें, उसको ट्वीट कर सके, उसको अमेंड कर सके। आज के हालात में हमें वो पॉलिसीज़, हमें अपने तौर तरीके, ये सब चीज़ें चेंज करनी होंगी। आज के तरीक़ में एज एन अर्बन, मैं ये जानता हूँ कि 1980 के तक तो ये था कि लोग, इवन 90s तक भी ये था कि लोगों के घरों में किचन गार्डनिंग होती थी। आज के डेट में सबने अपने घर आगे पीछे ऊपर नीचे सब पक्का कर रखा है। क्यों? क्योंकि मिट्टी अच्छी नहीं लगती। तो अगेन फूड प्रोसेसिंग है। तो ये जो सर्कुलर इकोनॉमी है, ये बेसिकली स्टेट वाइज, एक स्टेट को भी पॉलिसी निकालनी होगी, सेंटर को उनको ये हक देना होगा। और वैसे भी एग्रीकल्चर स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो क्यों नहीं जो पैदावार जो एक स्टेट में जो होता है, एक ही स्टेट में वहीं पे ही बिके, वहीं से फिर वो ट्रांसपोर्ट हो, वहीं पे वो फूड प्रोसेसिंग हो, वहीं पे ही वो पैकिंग हो के फिर बाहर जाए, और उसको वैल्यू ऐड करे, और फिर वहीं के लोग जो उसको बना रहे हैं, वही जो पैकिंग मटेरियल है उस सबको वापस इकट्ठा करके उसको रिसाइकल करके और फिर रीयूज़ करें। क्या ये संभव नहीं है? मेरे ख्याल से तो संभव है, लेकिन ये हम सबको ये देखना होगा और मिलके देखना होगा। तो ये पॉलिसी लेवल के ऊपर है, हमें पॉलिसी के लेवल पे भी करना है, लेकिन हमें अपने तौर तरीके से भी करना है। तो किसान भाइयों से मुझे सिर्फ यही है कि वो जितना भी कर सकें, जितना भी अपने आप को, अपनी पुरानी आदतों को देख के कि पहले बाप हमारे पूर्वज कैसे खेती करते थे और उसमें नई टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और दूसरी बात, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमें अपनी आदतें भी बदलनी पड़ेंगी कि किस वे में हम खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं। अब वेस्टेज अगर आप देखो तो किसान भाई सब कुछ बना लेते हैं, तो दूध भी प्रोवाइड कर देंगे, पोल्ट्री भी प्रोवाइड कर देंगे, अंडे भी मिल जाएंगे, हमें फ़िश भी मिल जाएगी खाने को, फल सब्जियां भी मिल जाएंगी, गेहूँ, दालें, चावल, ये सब मिल जाएंगे। लेकिन उसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस्तेमाल कर सकें वो देखने का है। तो सर्कुलर इकोनॉमी में मैं यही चाहूँगा कि हम लोग अपने आप को रीइन्वेंट करें। अब हमें ये इस कोरोना वायरस ने ये मजबूर कर दिया है कि अब हमें अपनी सिस्टम की, अपनी जो प्रैक्टिसेस थी, अपने जो तौर तरीके के फार्मिंग के अंदाज थे और उसको कैसे
बेहतर करना है, किस लेवल पे बेहतर करना है, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, गांव के लेवल में क्यों नहीं, गांव के लेवल में क्यों नहीं हो सकता। आज मुझे ये पता है कि हरियाणा सरकार ने कोई 122 क्लस्टर बना रखे हैं, तो वो क्लस्टर में उस एरिया के फार्मर्स सब एक ही टाइप के प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके एक ही टाइप के रिक्वायरमेंट्स होंगे, स्टोरेज की होंगी, मार्केटिंग की होंगी। और वो आजकल ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस खुले हैं जो कि बहुत बढ़िया एफर्ट है और देश में काफ़ी अगर आप देखें कि तो पुराने टाइम में हम कोऑपरेटिव्स बनाते होते थे, लेकिन अब हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं। तो ये जो localized amendment of technology and merging with current practices है, इसको कैसे मैक्सिमाइज किया जाए और इनपुट्स मिनिमाइज किया जाए इस मामले में, वो सब चीज़ें हम देख सकते हैं। दूसरा, एक पिछले काफ़ी सालों से, अब 3-4 मेरे ख्याल से 1980 से IPM गवर्नमेंट बहुत कर रही है। तो IPM बेसिक एक फैक्टर है, लेकिन हम लोग ये फिर भूल जाते हैं। भारत सरकार कहती है हमने एक IPM का पैकेज दिया, सब स्टेट्स को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वो हर स्टेट की अपनी अपनी नीड है, उसकी एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस अलग हैं, उसके अपनी समस्याएं हैं। आपने एक बेसिक ढांचा दे दिया, वो समझ में आती है, लेकिन उस बेसिक ढांचे को लोकलाइज्ड कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसको ट्वीट किया जाए, कैसे उसको अमेंड किया जाए, कैसे उसमें उसकी कमी पेशी को दूर किया जाए, उस हिसाब से हम लोगों को अपना ये देखना है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि सर्कुलर इकॉनमी, अभी काफ़ी लोग बाग इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। अभी तक हमारा लीनियर इकॉनमी था, लेकिन ये सब रीसेंट इवेंट्स ने, और रीसेंट इवेंट्स इन द सेंस कि अब क्लाइमेट चेंज काफ़ी देर से अब हम लोग जूझ रहे हैं इससे, और हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट को कम हो। लेकिन जब ये कोरोना वायरस ऐसा पेंडेमिक अगर आ जाए तो उसको कैसे करना है, इसने हमें एक्सपोज कर दिया कि हम कहाँ हमारी कमी पेशियाँ हैं, कहाँ पे हम अभी भी सुधार कर सकते हैं। एक आखिर में मैं जाते जाते आपको एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यूनाइटेड नेशंस का, और आप ये देखिएगा कि उन्होंने बड़ा सिस्टमैटिकली 2011 से 2020 तक दशमलव जो डेकेड है, यूनाइटेड नेशंस ने बायोडाइवर्सिटी का किया है। न्यूट्रिशन को बढ़ावा देने के लिए 2016 से लेकर 2025 तक उन्होंने ये समय दिया है, और ये सभी पूरे वर्ल्ड में उन्होंने ये किया है। 2018 से 2028, ये 10 साल उसने वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब फिर बाकी बातें पीछे आ गई कि पहले हम जहाँ जिन रीजन्स में चावल उगाते थे, जैसे पंजाब में, उस वक्त पंजाब में पानी की कमी नहीं होती थी, लेकिन अब हमने ऐसा पानी इस्तेमाल किया, वहाँ इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि अब हमें सोचने में मजबूर कर रहा है कि नहीं, अब हमें ये पानी का कम इस्तेमाल करना चाहिए, कम से कम चावल करें, या कोई ऐसी वैरायटी लगाएं जिसमें कम पानी हो, या डायरेक्ट सीडेड पैडी उगाएं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को अडेप्ट भी करना पड़ेगा, और उस अडेप्टेशन में ये नहीं कहूँगा कि हम सक्सेसफुल होंगे, लेकिन ये है कि हम उसको ट्राई करके और उसको अगर अमेंड कर सकें, किसी तरह से कोई इनोवेट कर सकें, तो वो हम उन लोगों के लिए बेहतर है। फिर आप ये देखिएगा 2019 से 2028 तक यूनाइटेड नेशंस ने फैमिली फार्मिंग का, अगर हम भी अपने पीछे देखें तो हमारे भी फैमिली फार्मिंग होती थी, सबके खेत भी होते थे, सबके पशु भी होते थे, सबके पोल्ट्री भी होते थे, गांव मिलजुल के रहता था। कभी किसी की कोई दिक्कत आती, सब लोग उसकी मदद करते थे। तो आज हम क्यों इतने निर्भर हो गए हैं कि बाहर का आदमी कोई आए और हमारे लिए काम करे? मुसीबत में तो हम सब इकट्ठे हो सकते हैं ना। तो यही है एक इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का, 2021 से शुरू हुआ और 2030 तक है। तो ये इकोलॉजिकली बैलेंस हमें करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सर्कुलर इकॉनमी है, इसको अगर हम थोड़ा सा विचार विमर्श करें और इसको सोचें, और एक दूसरे को हम अपने
ओपिनियंस और अपने आइडियाज शेयर करें, तो जो लोग जो इन लोगों पे वो कर सकते हैं विचार विमर्श कर सकते, जो पावर में हैं, जो लोग इस पे बदलाव ला सकते हैं पॉलिसीज में, तो क्यों नहीं हम उन वो सब विचार विमर्श राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन लेवल टू द कंज्यूमर लेवल उस चीज को नोट करें, और सरकार, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल और विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे अगर हम थोड़ा सा ये विचार करें इस मामले में और करने की कोशिश करें, तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं इस मामले में। अगर बायोलॉजिकल एग्री सॉल्यूशंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया हर समय आप लोगों के साथ है, और हम ये कोशिश करेंगे कि आप लोगों के जो विचार हैं आप इस फेसबुक पे शेयर करें, जिसे हम उसको कंपाइल करके और सरकार के साथ भी कर सकें, और हम भी अपने मेंबर्स को कह सकें कि नहीं देखो ये चीज़ ज़रूरी है, लेट अस हेल्प देम आउट। तो दर्शकों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का, कृषि जागरण वालों को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे और आप लोगों की सेवा करते रहें, आप लोगों की मदद करते रहें। आप हमारी चिंता करें और हम आपकी मदद करें, यही है। आप सब किसान भाइयों को और सभी दर्शकों को विपिन सैनी का नमस्कार, प्रणाम, शुक्रिया।